हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 फाइनल एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर हिंदी में। जो सब्जेक्ट है आज हम लोगों का वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस करेंगे और वो भी पूरे व्याख्या के साथ। आंसर भी होगा और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट हो चुका है बहुत पहले ही, और वन बाय वन सभी सब्जेक्ट के एकदम मतलब निचोड़, ठीक ना, निचोड़ अगर बोला जाए तो आपको सब्जेक्टिव कराया जा रहा है। लेकिन बहुत लड़के हमको परेशान कर देते हैं बिना मतलब का पूछ पूछ के कि सर क्या यही आएगा। यार, जिंदगी का तो कोई ठीक ही नहीं है, तो जीना भी छोड़ दो। ये गेस क्वेश्चन है, ये 80% गारंटी है कि इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। फिर भी मैं हर बात को बोलता हूं कि आपको 5 साल पहले का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है। उसमें 2 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद जो लड़के इसको लिख लिख के नोट्स बना रहे हैं शुरू से ही, बस परीक्षा से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हर एक क्वेश्चंस को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अपने भाषा में भी आप बना के लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का कि यही आपको लिखना है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और सभी प्रश्न VVI क्वेश्चन से हैं, क्योंकि मैं खुद एक छाट के लाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए। और अगर जाएगा भी तो आप भरोसा रखिए उस क्वेश्चंस को लिखने की स्थिति में आप आराम से रहेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, विविधता राष्ट्र के लिए घातक कब बन जाती है। ठीक, विविधता, जैसे भारत एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, आपको पता ही है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि जब धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोग आपस में उलझ पड़ते हैं तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बना देता है। ठीक है, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज चाहेंगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। विविधता जब सीमा का उल्लंघन करने लगती है तब सामाजिक विभाजन अवश्यम भी, ठीक ना, अवश्य संभावी को असंभावी लिखा है, ठीक, तथा राष्ट्र के लिए घातक बन जाता है। अगर कोई लड़का नोट्स नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने पहले ही दिन बोला था कि नोट्स एक कॉपी खरीद के जितना सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं लिख के याद करके चले जाओ। एकदम भरोसा रखो, बेहतर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, विविधता में एकता का क्या अर्थ है। VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में एक प्रश्न पूछने का पूरा चांस है। ठीक, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, अब ये मत पूछेगा सर इसमें भी VVI करवाइए, सब VVI है। विविधता में एकता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी विशेषता रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत में विविधता धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग भारत में हैं तथा उनकी संस्कृति पहचान भी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के पर्व त्योहार में वे शरीक होते हैं, यानी शामिल होते हैं। तथा वे अलग अलग होते हुए भी पहले वे भारतवासी हैं, इसलिए कहा जाता है कि भारत विविधता में भी एकता विद्यमान है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI वाला क्वेश्चन है। ठीक, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। जब जो लड़का नोट्स बना रहा होगा, ठीक ना, जहाँ से भी बना रहे हो या अपने कॉपी में ही इसको इम्पोर्टेंट कर रहे हो, तो ध्यान से सुन के उसके बाद नोट्स बनाना। जल्दबाजी में काम गड़बड़ा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये कोई कहने वाला चीज़ नहीं है, मैंने पहले ही दिन बताया था। संघ राज्य का अर्थ बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन डाले हैं कि अगर 5 नंबर का पूछे तो किस तरह लिखना है, 2 नंबर का पूछे तो किस तरह लिखना है। संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बट जाती है। इसमें दोहरी सरकार होती है, यह केंद्र स्तर पर तथा दूसरी प्रांत स्तर पर क्षेत्रीय स्तर की। यहाँ से चेंज कर दीजिएगा पैराग्राफ। केंद्रीय स्तर की सरकार के अधिकतर क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा प्रांतीय क्षेत्र के वाले अधिकार का क्षेत्र में स्थानीय महत्व जो होते हैं वो विशेष तौर पर देखे जाते हैं। तो जो 2 नंबर वाला प्रश्न है उसको आपको 40 से 50 शब्द में लिखना है। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था कि आपको सब्जेक्टिव लिखना कैसे है। आइए, सत्ता की साझेदारी सब क्या समझते हैं। VVI क्वेश्चन 2 नंबर इम्पोर्टेंट, मार लेना। सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य एक ऐसे
साझेदारी से है जिसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा केंद्रीय तथा प्रांत स्तर पर होता है। देखिए सत्ता मतलब आपको पता ही है क्या होता है। सत्ता मतलब शासन चलाने वाला, और साझेदारी का मतलब दो लोगों में मिल बांट के चीज चलाने को साझेदारी बोलते हैं। जैसे साझेदारी मतलब पार्टनरशिपिंग में। आमतौर पर सत्ता के बंटवारे को संघवाद कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया, जो लड़के नोट कर रहे हैं वो कभी भी फायदा में रहेंगे। हम आपको पहले भी बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं। यहाँ पे संघवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन एक और नोट कर लीजिए। इसी में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, संघवाद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक, और एक अलग से क्वेश्चन बना के आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। संघवाद किसे कहते हैं, एक अलग 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। जिस तरह आता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, उसी तरह आ सकता है कि संघवाद किसे कहते हैं। ठीक, अब लिख लीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं वाले में ये आगे का लाइन आपको लिख लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए SS। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता को बताइए। अब ये क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से पूछ सकता है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकता है। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछे तो पॉइंट में आपको जवाब देना है। पॉइंट बनने कहाँ से, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से पॉइंट है। तो देखिए संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला यहाँ है। ठीक, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पे विभिन्न स्तरों वाले तो दूसरा पॉइंट, और संविधान वाला तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट लिख लेना है। क्लियर हो गया। जो 1 लिखे हैं वहाँ से पहला पॉइंट है, जहाँ से 2 लिखे हैं वहाँ से दूसरा पॉइंट है, और जहाँ 3 लिखे हैं वहाँ से तीसरा पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं आपसे कि संघीय व्यवस्था कहते किसे हैं, तो क्या कीजिएगा आप लोग। 2 नंबर में अगर पूछे थे कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको केवल पहला पॉइंट लिख देना है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बोलते हैं कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक, 5 नंबर में बोले तो पूरा लिखना है। 2 नंबर में बोले तो लिखिएगा संघीय व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ से लेकर और क्षेत्र होता है तक। ठीक है, देख लीजिए दोनों चीज बता दिए, क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर में पूरा लिखना है, 2 नंबर में यहाँ से लेके यहाँ तक उसका क्वेश्चन अलग से लिख लीजिएगा, संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। और उसके बाद नीचे आंसर में आपको लिखना है कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक से लेकर क्षेत्र होता है तक। ओके, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन, ये तो ऐसा प्रश्न है, ये इतना चिपकता है आपके परीक्षा में, इतना चिपकता है कि हर साल पूछा है, लगभग हर साल पूछा है। चाहे वो पहला सीटिंग में हो चाहे दूसरा सीटिंग में हो, पूछा है भाई। आपको भरोसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगल के कटाई पर रोक लगाना था, पता ही है आपको, और स्थानीय भूमि वन कर्मचारी के आर्थिक मुद्दा को उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग करना था। ठीक, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे बता देते हैं। जो लड़का सुन के पूरा लिखेगा, उत्तराखंड में ये हुआ था, सुंदरलाल बहुगौड़ा, सुंदरलाल बहुगौड़ा। ठीक, ऑब्जेक्टिव पूछे देगा कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। उसके बाद पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे, कौन व्यक्ति थे, तो सुंदरलाल बहुगौड़ा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। सूचना का अधिकार एक भारत का मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट। ठीक, अधिकार है। आइए आंसर को देखते हैं। सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य लोगों तक समस्त सूचना का आदान प्रदान होना था, जिसमें सरकार और गैर सरकार प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, यानी सरकार मतलब सरकारी, इसके अंतर्गत लोगों को यह अधिकार होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए सूचना सेल से हम समस्त जानकारी मुहैया कर सके, यानी प्राप्त कर सके, जिसके अंतर्गत सरकारी दफ्तर के विभिन्न कागज, कार्यविधि, सरकार की नीति, सरकार की भावना, योजना आदि शामिल यहाँ पे लिख लीजिए होते हैं। ठीक, एकदम क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का VVI क्वेश्चन।
राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक संगठन किसे कहते हैं, राजनीति किसे कहते हैं। तो ये सब जो परिभाषा वाला चीज है एकदम रट जाइएगा। राजनीतिक दल का अर्थ ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है, यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्य क्रियाकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक, ये तो परिभाषा हो गया कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, या उसकी परिभाषा दीजिए या उससे क्या तात्पर्य है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से आपको लिखना है फिर कि किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियाँ आदि कार्यक्रम को तैयार करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है। क्लियर है, राजनीतिक दल इंपॉर्टेंट मार लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, दल बदल कानून क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना करवा रहे हैं सब का सब इम्पोर्टेंट है। एक लाइन में बात सुन लो, पहले ही हम छांट के दिए हैं, अब कौन सी छटवाओगे। तो दल बदल कानून विधायकों और सांसदों की एक दल से दूसरे दल में पलायन को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया है, इसे ही दल बदल कानून कहा जाता है। अब यहाँ पे लिख लो, हम एक लाइन और बोल रहे हैं, इसे या यह लिखो, यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक, एकदम मस्त, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में अंतर को बताइए। अंतर 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी। आंसर आपके सामने है। राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता में परिवर्तन लाकर उस पर आधिपत्य करना, वहीं दबाव समूह का लक्ष्य होता है कि सत्ता का प्रत्यक्ष नियंत्रण करना अथवा सत्ता की भागीदारी नहीं होती है। ठीक, पैराग्राफ यहाँ से चेंज। दबाव समूह किसी आंदोलन का समर्थन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल का उद्देश्य की पूर्ति के बाद सत्ता पर नियंत्रण भी करना चाहते हैं। यहाँ से दूसरा वाला, या मतलब यहाँ से पैराग्राफ सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, पहला वाला में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ओके, नेक्स्ट आइए, जन संघर्ष का अर्थ बताइए, या जन संघर्ष क्या होता है, या जन संघर्ष से क्या आशय है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता है 2 नंबर में। जन संघर्ष का अर्थ है जनता द्वारा किसी निश्चित बातों या वस्तुओं से संतुष्ट नहीं रहने पर सत्ता के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष। ठीक, अब जन आंदोलन का अर्थ यहीं पे, ठीक, पैराग्राफ चेंज करके, जन आंदोलन वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अपनी संतुष्टि तथा असहमति को व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ से ये इन्वर्टेड कोमा में, उसके बाद नीचे वाला लाइन लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखते चलिए। पूरा पढ़ के टाइम हम क्या बर्बाद करेंगे, हम केवल बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, नो चेंज। नेक्स्ट आइए, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा किया गया शासन है कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लोकतंत्र क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र क्या है, तो आपको पहला लाइन लिखना है। अगर जो लड़का नोट कर रहा है वो हम बोल रहे हैं, लिख लो, अब्राहम लिंकन के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए किया गया शासन है। ठीक, अब्राहम लिंकन ये बोले थे। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा। आइए हम बोल देते हैं कि संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। शासन जनता की इच्छा तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है। अतः लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का और जनता के लिए किया गया शासन है। क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछ सकता है कि अब विशेषतर यही पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है या किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, और उसके बाद इसको पूरा लिख दीजिएगा। आइए नेक्स्ट, परिवारवाद क्या है। ये क्वेश्चन 3 साल में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ ले तो आपके पास कंटेंट हो
याद करके रेडी रहिएगा। परिवारवाद ऐसी मानसिकता है जिसमें राजनीतिक भी प्रभावित हुआ है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल के सुप्रीम या अध्यक्ष चुनाव में अपने ही परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को टिकट देते हैं। ठीक है, अतः परिवारवाद राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट में कर लो, ठीक ना, पूछ सकता है, क्योंकि ये चीज़ बिहार से रिलेटेड है, तो और बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो चांस है। आइए, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। पीछे भी क्वेश्चन आया था सूचना का अधिकार से, लेकिन ये क्वेश्चन कंसेप्ट वाला है 2 नंबर के लिए। आइए आंसर को देखते हैं कि सूचना का अधिकार कानून द्वारा लोगों को जानकार बनाने और सरकार के कामकाज एवं उसके नीति जानने का अधिकार जनता को दिया गया है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। सूचना का अधिकार होने के से लोग सरकार के प्रति नीति एवं कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। अतः सूचना का अधिकार लोकतंत्र कानून लोकतंत्र का रखवाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई, सूचना का अधिकार से क्वेश्चन रेक रहता है। आइए नेक्स्ट, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है क्वेश्चन। VVI 2 नंबर एकदम, 5 नंबर में आने का चांस कम है। आएगा भी तो जोड़ के पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है और आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो पहले आपको लिखना है लोकतंत्र क्या है, परिभाषा पीछे बता दिए हैं, और उसके बाद ये वाला पूरा लिख देना है। आइए देख लेते हैं कि किसी स्थापित व्यवस्था का विनाश कर अव्यवस्था तथा आतंक फैलाना आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद के जन्म के मूल कारणों में धार्मिक कट्टरता या आर्थिक विषमता होती है। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए यहाँ से। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक स्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होते जा रही है। आप लोगों को पता ही है आतंकवाद के बारे में, बस 2-3 लाइन जोड़ के लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, ये कितना छोटा है यार। क्षेत्रवाद क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आराम से। देखिए, यह पक्षपात से उत्पन्न ऐसी सोच है। क्षेत्रवाद का मतलब क्षेत्र से संबंधित, किसी क्षेत्र विशेष की जनता से यह भावना उत्पन्न करती है कि उसका क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब साधारण है। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग बिहार के हैं, मान लीजिए का ये है, तो बिहार हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कोई और राज्य लगेगा हम लोगों को कि श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा नहीं है, हर राज्य का अपना अपना अलग पहचान है, अलग अलग योगदान है, अलग अलग महत्व है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को नेगलेक्ट करना है, और ये एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, यहाँ पे हम पूरा मिटा दे रहे हैं, एकदम चिकन कर दिए। 2 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, विधि का शासन। विधि मतलब होता है नियम। ठीक, विधि के शासन से तात्पर्य लोकतंत्र में सरकार के संविधान द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों के अनुसार ही जनता पर शासन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना है। ठीक ना, सरकार जवाब देगा जनता का, ना कि जनता देने लगेगी। पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता था, लेकिन लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। 2 नंबर VVI क्वेश्चन। ठीक है, VVI स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्लियर हम बता दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट, बूथ छापेमारी। बूथ मतलब होता है जहां हम लोग वोट देने जाते हैं। आपके घर में लोग जाते ही होंगे। चुनावी दल में बूथ छापेमारी वह दाव है जिसे कोई उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए लगाता है। जिस उम्मीदवार के पास तरकत है, तरकत मतलब पहुंच भी हो सकता है, पैसा वाला भी है, जिसका बोल वाला है, उसके समर्थक बूथ पर छापेमारी करके सारे मत अपने पक्ष में डलवाने में समर्थ हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, संभावित है। ठीक ना, संभावित है, हम लिख दे रहे हैं पहले ही। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब लोकतांत्रिक सरकार में सुधार क्यों जरूरी है। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपनी कमजोरी को सुधारने की क्षमता है। लोकतांत्रिक शासन की चुनौतियों को लोकतांत्रिक सुधार द्वारा डट कर सामना किया जा सकता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी अलग अलग कमजोरी होती है, और उसमें अलग अलग लोकतांत्रिक सुधार भी आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सुधार के द्वारा लोकतंत्र की चुनौती या कमजोरियों को दूर किया जाता है।
इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा 2 नंबर। आज 2 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो आपका पॉलिटिकल साइंस है वो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जोड़ के पूछेगा 5 नंबर में। लोकतंत्र क्या है, क्या कमी है, तो कमी बता दीजिएगा, यही कमी बता दीजिएगा, हो गया। तो फ्रेंड्स इतना ही था। बेस्ट ऑफ लक। और पॉलिटिकल साइंस में अभी जो आज का वीडियो है वो विशेषतर मैंने लगभग 99% सिलेबस कवर कर दिया। इससे बाहर आने का चांस बहुत कम है, बहुत कम, 1% है बस। 100% तो इंसान का भी भरोसा नहीं है, तो आप मेरा भरोसा क्यों करेंगे भाई। और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों को ज्वाइन रखिएगा, सारी सूचना टेलीग्राम ग्रुप में जाता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, नियमित रूप से क्लास करते रहिए और चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक बेहतर तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, उसके लिए आपको घबराना भी बिल्कुल नहीं है। तो चाहते हैं आप लोग एक बेहतर रिजल्ट, तो करना क्या है, जिस तरीके से आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का क्लास चल ही रहा है, सब्जेक्टिव का क्लास चल ही रहा है, ठीक, दोनों को बैलेंस करके, मतलब बराबर, जो तराजू होता है, एक ऊपर चला जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा, एक इधर वाला ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। सब्जेक्टिव एक टाइम कीजिए, एक टाइम ऑब्जेक्टिव कीजिए, रात में दोनों को रिवीजन कीजिए, ठीक ना। रिवीजन करना है दोनों का, तब जाके आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ये नहीं कि बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और लास्ट में आपको पता चलेगा कि कुछ किए ही नहीं है। तो ये होता है, सबके साथ होता है। जो भी गाइडलाइन आएगा, चाहे वो ग्रुप में हो या यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से हो, उसे फॉलो कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, नियमित रूप से। अब बेल आइकॉन को बस ऑन रखिएगा, क्योंकि वीडियो कभी भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही वीडियो आएगा। समय वो भी आएगा कि एक दिन में आपके लिए 4-4 वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना। एक दिन में आपको मजाक लग रहा है कि सर मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी 2 वीडियो आ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। एक मैथ के लिए मैंने सोचा है आपके परीक्षा से 1 सप्ताह पहले लगातार 700 प्रश्न मैं करवाऊँ, 700 लगातार परीक्षा के रात तक, एकदम 700 प्रश्न, जिसमें जो लड़का उस 700 सीरीज को ज्वाइन कर लिया उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मैथ्स में। और उसी तरह मैं 300 अलग से, यहाँ से देख लीजिएगा, ऐसे इस पे एक वीडियो और आएगा, 300 केवल विज्ञान यानी साइंस, और 300 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा मैं अलग से। जो हुआ है और जो हो रहा है वो होते रहेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, एकदम मस्त रहिए। और मैट्रिक के साथ साथ बाकी क्लास 9 और 12th का भी क्लास, 12th वाला तो चल ही रहा है, 9th वालों के लिए भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई होगा जो क्लास 9 से लेकर 12th तक है, अब या बिहार बोर्ड से तुम तैयारी कर रहे हो, जब तक करना चाहते हो, ठीक है, तो चैनल पे रहो, हर चीज़ सबूत के साथ और सटीक आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।